सैटेलाइट में हूँ, पर मेरे पैर बिल्कुल जमीन पे हैं। आपने जो अष्टलक्ष्मी महोत्सव की चर्चा की, प्रधानमंत्री जी ने अपने 10 वर्षीय कार्यकाल में एक पैराडाइम शिफ्ट पूर्वोत्तर के लिए, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए क्रियान्वयन करके दिखाया है। जो क्षेत्र दूर दराज रहता था, अ, भारत का आखिरी पड़ाव के रूप में माना जाता था, उसे विकास और प्रगति की परिकल्पना में भारत का ग्रोथ इंजन अगर किसी ने बनाया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाया। और अष्टलक्ष्मी का नाम प्रधानमंत्री जी ने इस संपूर्ण क्षेत्र को दिया, क्योंकि जैसे देवी माँ लक्ष्मी के 8 अवतार हैं, चाहे वो समृद्धि हो, ऐश्वर्य हो, चाहे वो पवित्रता हो, धन हो, ज्ञान हो, कृषि हो, कर्तव्य हो, पशुपालन हो, वैसे ही हमारे इन 8 राज्यों उन्हीं सभी अवतारों के प्रतीक हैं। और इस पे बहुत विस्तृत रूप से एक परिभाषा प्रधानमंत्री जी ने और कल अपने भाषण में भी किया था। मैं मानता हूं कि इन 8 राज्यों की क्षमता अपार है, और आपको भी आश्चर्य होगा ये जानते हुए कि इन 8 राज्यों की ग्रोथ रेट्स, जैसे भारत का ग्रोथ रेट विश्व के ग्रोथ रेट से कई गुना ज्यादा है। पूरे विश्व में या तो देश रिसेशन में है और या तो 1-2% से वृद्धि कर रहे हैं, और भारतवर्ष 7-7.5% से वृद्धि कर रहा है। वैसे ही भारत के अंदर पूर्वोत्तर के राज्य 10% और 10% से ज्यादा से भी वृद्धि के दर पे चल रहे हैं। तो वाकई में परिवर्तन बड़े पैमाने पे आ रहा है। भारत सरकार का बहुत बड़ा निवेश भी इस क्षेत्र में पिछले 10 वर्षों में रहा है। करीब 5 लाख करोड़ के बजट का आवंटन किया गया है। हर वर्ष जहां 24,000 करोड़ आवंटित किया जाता था 10 साल पहले, आज 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा आवंटित किया जा रहा है। जहां मेरे पूर्व मंत्रालय के 9 एयरपोर्ट्स होते थे, आज 17 एयरपोर्ट्स हो गए हैं। 5,500 किलोमीटर के नेशनल हाईवे बने हैं। 45,000 किलोमीटर की प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना बनी है। और केवल ये नहीं, लेकिन निजी क्षेत्र भी पूर्ण रूप से निवेश पूर्वोत्तर में कर रहा है। होटल चेंज की विस्तृतीकरण हो रही है। उसी के साथ पहला फैब नॉर्थ ईस्ट में असम में रखा जा रहा है। सेमीकंडक्टर का 27,000 करोड़ का निवेश टाटा समूह के द्वारा किया जा रहा है। तो पूरा परिवर्तन हमारे उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आ रहा है, और हमारा उत्तर पूर्वी क्षेत्र भारत का बहुत बड़ा लिंक भी है साउथ ईस्ट एशिया से। और हमारा व्यापार, हमारा ट्रेड, हमारा आध्यात्मिक लिंक पूरे साउथ ईस्ट एशिया के साथ उत्तर पूर्वी क्षेत्र से ही होता है। चाहे वो व्यापार और ट्रेड में हो, चाहे वो बौद्ध सोच विचारधारा में हो, लेओस, कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मलेशिया और सिंगापुर तक। तो हमारे लिए स्ट्रेटेजिक रूप से भी उत्तर पूर्वी क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री की विचारधारा में, और वही परिवर्तन हम ला रहे हैं। तो इसलिए पिछले 5 महीनों में बड़ी सोच विचार करके हम लोग ने एक पूरा प्लान आउटलाइन किया है उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए। अष्टलक्ष्मी महोत्सव के साथ आज शुरुआत की है, जहां इन 8 प्रदेशों का हस्तशिल्प, हथकरघा, कृषि और अनेक क्षमताओं, संस्कृति, संगीत, लोक कला का पूर्ण एक प्रस्तुतिकरण देश की जनता और अंतर्राष्ट्रीय जनता के समक्ष रखा जाएगा इन 3 दिनों में। कल संगीत शाम था, आज फैशन शो है, जहां देश के 20 बड़े डिजाइनर्स नॉर्थ ईस्ट की मूगा और ईरी सिल्क का कलेक्शन दिखाएंगे। 8 नॉर्थ ईस्ट के डिजाइनर्स को हम लोग ने भी इस्तेमाल किया है इस फैशन शो में। और इसी तरह आने वाले दिनों में 21 दिसंबर को एक बैंकिंग समिट त्रिपुरा में आयोजित किया जा रहा है, और अगले साल के अप्रैल माह में एक इन्वेस्टर समिट इन 8 राज्यों के लिए देश के अंदर 5 शहरों के अंदर रोड शो आयोजित कर रहे हैं हम। बंगलुरु का हो गया, हैदराबाद का हो गया, मुंबई का मैं 16 तारीख को कर रहा हूं, चेन्नई के कर रहे हैं, पुणे के कर रहे हैं, और विदेश में 2 रोड शो, दुबई में और लंदन में।
जी ये हम पूरा आयोजित कर रहे हैं और अप्रैल मई के महीने में जी एक इन्वेस्टमेंट मीट भी हम लोग दिल्ली में आयोजित कर रहे हैं। तो हमारा एजेंडा संपूर्ण है उत्तर पूर्वी राज्य को भारत के ग्रोथ इंजन बनाने के लिए। बिल्कुल सिंधिया जी, बहुत अच्छी आपने बात बताई। और जो आपने पहली बात बोली, तो आप सब उधर देख रहे हैं कि सिंधिया जी बैठे हैं, और एक मैं सिंधियन हूं क्योंकि मैं सिंधिया स्कूल का पढ़ा हूं, तो इसलिए हमें सिखाया जाता है कि हम कैसे जमीन से जुड़े रहें। ये आपने ठीक कहा। एक छोटा सा सवाल इसके बारे में और पूछूंगा कि कल जब मैं प्रधानमंत्री की स्पीच सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से देश के मेट्रो हैं, चाहे वो बेंगलोर हो, मुंबई हो, दिल्ली हो, हैदराबाद हो, उसी तरह से जो नॉर्थ ईस्ट के जो शहर हैं, छोटे जहाँ इम्फाल हो और सिक्किम का गैंगटॉक हो, उनको भी आप उसी तरीके से महानगर बनाएंगे। संक्षेप में बता सकते हैं कि उसकी क्या योजना है, और आपके रहते ये संभव होगा क्या, हम देख पाएंगे उसको? जरूर हमारे प्रदेश के 8 राजधानियों को प्राथमिकता हम लोग ने दी है। एयर कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, हाईवे कनेक्टिविटी और वाटरवे कनेक्टिविटी, चारों को हम लोग अग्रसर रूप से आगे बढ़ा रहे हैं। एयर कनेक्टिविटी में जैसे मैंने कहा कि एयरपोर्ट्स की वृद्धि हुई है। सिक्किम में और अरुणाचल में एक भी एयरपोर्ट नहीं था देश के 60 सालों में। आज अरुणाचल प्रदेश में 4 एयरपोर्ट्स हैं, सिक्किम में 1 एयरपोर्ट है। वैसे ही रेलवे का नेटवर्क केवल 1 राज्य में जुड़ा हुआ था, आज 4 राज्यों में जुड़ा हुआ है, और आने वाले दिनों में बाकी 4 राज्यों में भी हम जोड़ने जा रहे हैं। रेलवे के 18 प्रोजेक्ट्स निर्माणाधीन हैं अभी, करीब 81,000 करोड़ रुपए की, इतना बड़ा निवेश रेलवे के द्वारा अकेले किया जा रहा है। वैसे ही हाईवेज की बहुत बड़ी भूमिका हम लोग वहां रख रहे हैं, और लॉजिस्टिक्स का भी पूरा प्लान हम लोग बनाने जा रहे हैं। तो सिटी डेवलपमेंट का भी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का भी। पर एक बात मैं रविकांत जी आपको कहना चाहता हूं कि उत्तर पूर्वी में ये महत्वपूर्णता भी है कि जैसे विकास भी हो, वैसे पर्यावरण का भी ध्यान हमको रखना है, क्योंकि इकोलॉजिकली ये एक बहुत ही सबसे बड़ा खजाना है देश के लिए और विश्व के लिए। तो वो इको और इकोनॉमी, इकोलॉजी और इकोनॉमी, दोनों इको में हमको एक संतुलन लाना है, और उसी के साथ हम लोग कार्य कर रहे हैं। प्रदेश सरकारों के साथ हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं। मेरी 8 राज्यों का भ्रमण हो चुका है। 3.5 से 4 घंटे एक प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री और पूरे प्रशासन के साथ मैंने डोनर मंत्रालय की तरफ से हम लोग ने प्रेजेंटेशन किया है, पूरा स्वॉट एनालिसिस की है, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स हर एक राज्य के लिए। कैसे हम लोगों को एक मुद्दे पर हम लोगों को शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म मेजर्स क्या लेने हैं। और अब राज्यों के साथ हमारा रोल है पार्टनर का। पार्टनर के रूप में हम लोग योगदान देंगे और हर एक राज्य को विकास और प्रगति के एक नक्षत्र के रूप में हम लोग उभारने की कोशिश करेंगे। जी, अब एक आपके दूसरे मंत्रालय, क्योंकि ये जो मेरा आपको ये मंत्रालय दूसरी बार मिला है, पहले भी आप इसमें जब 2008 में आप मंत्री थे, लगातार रहे, तब इसमें आप राज्य मंत्री थे। इस बार जब आपने कार्यभार संभाला तो आपने कहा कि देखिए 4G 5G हम देख रहे हैं, लेकिन आपने कहा कि हम आगे ले जाएंगे, इसको 6G तक ले जाएंगे। और लेकिन जो सिंधिया जी, मेरा सवाल इसमें यह है कि अभी भी अगर हम देखते हैं कि 4G और 5G की भी स्टेबिलिटी उतनी नहीं है। अच्छा विचार है कि हमें आगे टेक्नोलॉजी में जाना चाहिए, तो जो अभी टेक्नोलॉजी है वो मजबूत हो और आगे हम जाएं, उसके लिए आपने क्या किया हो? देखिए रविकांत जी, मैं आपके साथ सहमत नहीं हूं। हमारे देश में 4G और 5G दोनों पूर्ण रूप से एक तो स्टेबल हो चुकी हैं, और दूसरा अडॉप्शन रेट भी बहुत तीव्र गति से बढ़ गई है। मैं उदाहरण आपको दूं कि 4G का नेटवर्क पूरे देश में बिक चुका है, और 4G की तो बात आप भूल जाइए, लेकिन 5G का नेटवर्क भारत में जो 5G का क्रियान्वयन हुआ है वो पूरे विश्व में सबसे तेजी से क्रियान्वयन हुआ है। 21-22 महीनों के काल में पूरे देश के करीब 99% हमारे शहरों में और गांव में, और करीब 82% ग्रामीण क्षेत्रों में, 99% जिले कवर हो गए हैं, और 82% हमारे गांव 5G से भी कवर हो चुके हैं। 4.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश
हमारे कंपनियों ने की हैं। और अगर आप डेटा को देखो आप, तो जहां 10 साल पहले 1 GB पर मंथ एवरेज डेटा यूटिलाइजेशन होता था, एक उपभोक्ता, 116 करोड़ उपभोक्ता मोबाइल्स के हमारे हैं, आज वही एवरेज 20 GB तक पहुंच चुकी है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सबसे फास्टेस्ट रोल आउट हुआ है और सबसे स्टेबल रोल आउट 5G का पूरे देश में हुआ है। अब आपने प्रश्न पूछा कि आने वाले दिनों में हमारा क्या लक्ष्य है। BSNL में जरूर 4G का रोल आउट BSNL में हो चुका है, लेकिन 4G का भी पूर्ण रोल आउट अभी तक संभव नहीं हुआ है। इसके पीछे कारण ये है कि जब देश में 4G का रोल आउट हो रहा था, BSNL के सामने प्रश्न था कि क्या हम भी दूसरे कंपनियों की तरह विदेशी कंपनियों के कोर और नेट रैन जो टावर्स होते हैं उनका इस्तेमाल करके हम अपना रोल आउट करें, या हम लोग भारतीय टेक्नोलॉजी के आधार पर करें। और प्रधानमंत्री जी का निर्देश था कि आत्मनिर्भर भारत की सोच के आधार पर BSNL को डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी के आधार पर अपना 4G रोल आउट करना चाहिए। तो विश्व में आज भारत केवल 5वां देश बन चुका है जिसका स्वयं भारतीय कोर C-DOT के द्वारा बनाया गया, भारतीय रैन रेडियो एक्सेस नेटवर्क्स जो टावर्स हैं वो तेजस नेटवर्क्स टाटा की कंपनी के द्वारा बनाया गया है, और सिस्टम इंटीग्रेटर भी जो इस कोर और रैन को सॉफ्टवेयर के जरिए इंटीग्रेट करता है वो भी भारतीय कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है। तो पहली बार विश्व में जो हमारे 4 बड़े देश हैं जो टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, आज भारत 5वां देश बन गया है। हमने अपना 4G स्टैक स्वयं बनाया और वो 4G स्टैक आज रोल आउट के बेसिस पर है BSNL के नेटवर्क पे, और आज के दिवस को गिनते हुए करीब 61,000 टावर हमारे रोल आउट हो गए हैं पिछले 8 महीनों में। और मेरा लक्ष्य है कि मई-जून 2025 तक 1 लाख टावर्स पूरे देश में हमारे रोल आउट हो जाएंगे 4G नेटवर्क का। और उसके बाद 4G से 5G तक जाने के लिए इसी BSNL के नेटवर्क पर केवल BTS टावर्स और सॉफ्टवेयर में थोड़ी हमको ट्वीकिंग करनी है, और उसी कोर के आधार पर हम लोग 5G भी हमारे सब्सक्राइबर्स को दे पाएंगे। जी। आखिरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि देश में सारे मोबाइल कंपनीज को आप लेके चलोगे तो आज देश के अंदर 5G के लिए 18 करोड़ हमारे उपभोक्ता बन चुके हैं देश के अंदर। तो अगर 2G, 3G, 4G और 5G इन सभी टेक्नोलॉजीज के आधार पर 116 करोड़ हमारे उपभोक्ता हैं देश में, उसमें से 18 करोड़ ऑलरेडी 5G पर माइग्रेट हो चुके हैं। तो 20% देश पूरी तरह से 5G पर ऑलरेडी आ चुका है। जी, बिल्कुल सही बात है। और पिछले कुछ महीनों से लगातार 4-5 महीनों से BSNL के सब्सक्राइबर भी लगातार बढ़ रहे हैं, जबकि प्राइवेट कंपनीज के कम हो रहे हैं, जिस तरह की रिपोर्ट आ रही है। अब हम बात करते हैं सैटेलाइट की, जो हमने शुरू में की। देखिए, जो सबसे नई टेक्नोलॉजी है, और एलन मस्क का नाम अब तो पूरी दुनिया जानती है क्योंकि वो ट्रंप के साथ बेस्ट बडी उनके हो गए हैं। उनकी कंपनी काफ़ी समय से यहाँ पे जो सैटेलाइट लिंक मोबाइल सर्विसेज शुरू करना चाहती है, डेटा सर्विसेज शुरू करना चाहती है, जेफ बेजोस की कंपनी करना चाहती है। तो उसमें क्या अड़चने हैं? क्या हम उन्हें, हमारी सिक्योरिटीज़ के इश्यूज़ हैं, या हमारी जो होम ग्रोन कंपनीज हैं उनके कोई ऑब्जेक्शन है, उसमें हम आगे क्या करने वाले हैं? क्योंकि उसकी वजह से जितने भी रिमोट एरियाज हैं जहां पर हमारी ये सर्विसेज जो अभी आपने इतने डिटेल में बताई नहीं जा पाती हैं, वो उससे जुड़ सकेंगी। आपने बिल्कुल सही स्टेटमेंट की रविकांत जी। मेरा काम दूरसंचार मंत्री के रूप में मुझे मीडियम एग्नोस्टिक होना है, और मुझे सर्विसेज हर एक उपभोक्ता तक पहुंचाना है, चाहे वो जम्मू कश्मीर लद्दाख का आखिरी गांव में रहता हो, और चाहे वो भोपाल में या दिल्ली में या ग्वालियर में रहता हो। ये मेरी जिम्मेदारी है। तो सारे बुके ऑफ टेक्नोलॉजी और माध्यम मुझे हर उपभोक्ता को देना है, और इसमें भारत सरकार ने और हमारे संसद ने, लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने निर्णय लिया है कि सैटेलाइट का स्पेक्ट्रम
एडमिनिस्ट्रेटिवली असाइन होगा। ये नए टेलीकॉम हमारे एक्ट में पिछले नवंबर दिसंबर के माह में पारित हो चुका है। टीआरएआई जो प्राइस होगा वो टीआरएआई डिसाइड करेगा स्पेक्ट्रम का। उसमें डीओटी या मंत्रालय का कोई योगदान नहीं है, वो रेगुलेटरी अथॉरिटी के द्वारा डिसाइड किया जाता है। और जितने भी हमारे कंपनीज हैं जो इच्छुक हैं ये सर्विस सप्लाई करने के लिए भारत के निवासियों को, उनको लाइसेंस के जरिए स्वीकृति दी जाएगी, पर वो लाइसेंस नियमों के आधार पर दी जाएगी। और जो कंपनीज उन नियमों का पालन करेंगे उनको लाइसेंस दी जाएगी। आज देश के अंदर 2 कंपनीज को लाइसेंस ऑलरेडी मिल गई है, वन वेब को और रिलायंस के एक जॉइंट वेंचर को। और जितने भी कंपनीज और इच्छुक ये सर्विस देने के लिए, मैं उनका स्वागत करता हूं और पूरे नियमों का पालन करें और उनको लाइसेंस दिया जाएगा। जी, बस आपके समय का मुझे पता है, बस 3 सवाल मैं आपसे और पूछूंगा कि क्योंकि इस समय कहा जाता है कि देश में आटा और डाटा ये 2 ही सबसे सस्ते हैं। इतने सारे इन्फ्लुएंसर बने हुए हैं, रील मतलब मोबाइल के जरिए और रील्स के जरिए लोग पैसा कमा रहे हैं। तो आपका प्रश्न पूछने का अंदाज बहुत अनोखा है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये केवल सिंधिया स्कूल का प्रोडक्ट कर सकता है। धन्यवाद सिंधिया जी। और चूंकि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी का भी हूं, मैं गुना से हूं, ये बताइए कि ये जो डेटा है ये आगे भी सस्ता बना रहे। और देखिए उसकी और एक डिजिटल मिशन है मोदी जी का कि हमको डिजिटल फर्स्ट रहना है इंडिया को, और उसकी वजह से चाहे आप पेमेंट का सिस्टम देख लीजिए, आजकल हर छोटी जगहों पर आप सब्जी खरीद रहे हो आप डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। इसमें आपका बहुत बड़ा रोल है, तो संक्षेप में बताइए कि इसमें आगे और क्या करने वाले हैं जिससे कि ये सुविधा सस्ती हमेशा रहे। देखिए, हमारी जिम्मेदारी है कि कैरेजवे उदाहरण ले रहा हूं मैं। कैरेजवे हमारा सबसे रोबस्ट हो, कैरेजवे हमारा पूर्ण रूप से सक्षम हो, और कैरेजवे हमारा टेक्नोलॉजिकली सबसे लेटेस्ट हो, कटिंग एज हो। ये हम लोगों का दायित्व है। एक बार वो कैरेजवे बन जाए तो फिर जो भी कंटेंट उस पर डालना चाहते हैं वो कैरेजवे का पूर्ण इस्तेमाल कर सकते हैं। और अभी भी मैं आपको कहूं कि आपने सही कहा कि डेटा भारत में सबसे चीपेस्ट है। 10 साल पहले 1 GB डेटा 290 रुपए का आता था। आज वही डेटा करीब 8 रुपए 80 पैसा का ही आता है। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल के आर्गुमेंट के आधार पर इसके कॉस्ट में 95% गिरावट हुई है। और हमारी यही सोच है कि डेटा की कैपेसिटी हमें बहुत बढ़ानी होगी, क्योंकि अगर एक गति अवरोधक है विकास या प्रगति में, वो है एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। और 140 करोड़ देश की जनता को हम लोगों को इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे के साथ कनेक्ट करना है, और इसके लिए ब्रॉडबैंड और डेटा बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी विषय को तारतम्य में लेते हुए अमेंडेड भारत नेट प्रोग्राम के जरिए पूरे विश्व में सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर का निवेश पूरे विश्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करने का संकल्प लिया है। करीब $17 बिलियन, 1,40,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। बाकी हमारे करीब 2,14,000 ग्राम पंचायत OFC केबल से जुड़े हुए हैं। बाकी 42,000 ग्राम पंचायत को जोड़ना है। जो 2,14,000 में ग्राम पंचायत लिनियर टोपोलॉजी में जुड़े हुए हैं, मैं उदाहरण के तौर पर बड़े सिंपल रूप से समझाऊंगा कि अगर लिनियर टोपोलॉजी में आप जुड़े हुए तो एक तरफ से तार कट गया तो आप पूरी तरह से कट जाओगे। उनको हम रिंग टोपोलॉजी में जोड़ रहे हैं ताकि एक ग्राम पंचायत को दोनों तरफ से जोड़ा जाए, ताकि अगर बाएं तरफ से तार कट गया तो राइट तरफ से तभी भी डेटा हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। तो वो कर रहे हैं। और 3,80,000 गांव डिमांड बेसिस पर हम उनको भी जोड़ने जा रहे हैं। तो भारत सरकार का ये सबसे बड़ा प्रोग्राम है पूरे विश्व में। और आज डेटा के आधार पर आप सही कह रहे हैं,
हमारे देश में यूपीआई के आधार पर और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर जो प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया की शुरुआत की थी, जब लोग हंसते थे कि क्या डिजिटल इंडिया है, क्या डिजिटल इंडिया 10 साल पहले, आज आपको और हमें गर्व होता है कि पूरे विश्व के 46% डिजिटल ट्रांजैक्शंस आज भारत में होते हैं। हर माह हमारे 16,000 करोड़ ट्रांजैक्शंस होते हैं, 280 बिलियन डॉलर के एक माह के अंदर। मतलब आप अनुमान लगाओ कि एक साल के अंदर 3.2 ट्रिलियन डॉलर्स का ट्रांजैक्शन भारत से होता है। पूरे विश्व के 46% ट्रांजैक्शंस आज भारत में होते हैं। ये करिश्मा प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया है और उस सुपर कैरेज वे को हम लोग और दुरुस्त करने जा रहे हैं अमेंडेड भारत नेट प्रोग्राम के जरिए। बिल्कुल सही बात है। और एक करिश्मा हमेशा से सिंधिया का भी रहा है, सिंधिया परिवार का रहा है, चाहे आपकी आजी माँ हो मध्य प्रदेश में, बगल के राजस्थान में आपकी बहन हो, मध्य प्रदेश में हो माधवराव जी हो, उनका भी एक बार इंटरव्यू करने का मुझे मौका मिला था। आप हो, देश की राजनीति में सिंधिया हमेशा महत्वपूर्ण रहे हैं, चाहे राज्यों की राजनीति हो चाहे देश की हो। तो आप क्या समझते हैं कि इतना जो ये किस वजह से ये हो पाता है कि सिंधिया इतने महत्वपूर्ण क्यों है देश की राजनीति में हमेशा से, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कोई भी हो? देखिए, मैं नहीं मानता कि कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण है देश की राजनीति में। सबसे महत्वपूर्ण देश की राजनीति में देश की जनता होती है। लेकिन मैं इतना आपको जरूर कहूंगा रविकांत जी कि इस परिवार ने सदैव पिछले 500 साल से माना है कि हमारी प्राथमिकता और हमारा एक ही संकल्प है, और वो है क्षेत्र की जनता की सेवा और भारत माता की सेवा। मेरे पूर्वजों ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी इस देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मकर संक्रांति के दिवस पे 1761 में 15 सिंधिया परिवार के वीरों ने अपनी जीवन की आहुति दी थी, और केवल एक बचे थे, महाजी महाराज, वो भी एक पैर से लंगड़े, उनका पैर काटा गया था उस युद्ध में। और उसके बाद 10 साल के अंदर उन्होंने, पहले हिंदू राजा थे जिन्होंने दिल्ली के लाल किले पर भगवा झंडा फहराया था शाह आलम को शिकस्त देते हुए, और पूरे भारत को एक किया था अटक से कटक तक और भरूच से प्रयागराज तक। और तो इस परिवार की सदैव मंशा और सोच और विचारधारा रही है, जनता के साथ जो हमारा एक हृदय का संबंध है वही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, और हमें राजनीति के साथ कोई संबंध नहीं है, जनसेवा के साथ संबंध है, विकास के साथ और प्रगति के साथ। बस अंतिम प्रश्न की, पहले मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, फिर हरियाणा में, फिर महाराष्ट्र में, ये जो लगातार जीत मिल रही है, अप्रत्याशित जीत मिल रही है, जिन राज्यों में माना जाता था कि आप हार भी सकते हैं, इसके पीछे क्या वजह है, वो मैं आपसे जानना चाहूंगा इस मंच पर। केवल एक ही वजह है, 2 वजह हैं। पहला वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, और दूसरा वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास और प्रगति की योजनाओं का सफल क्रियान्वयन और उसका असली लाभ देश की जनता को मिलना। और उसमें एक योगदान रहा है ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का भी। आज किसान सम्मान योजना की 9 करोड़ 30 लाख किसानों को 20,000 करोड़ रुपए का किस्त का जब बटन दबाया जाता है तो कोई बिचौली नहीं है, कोई बीच वाला नहीं है, सीधा उनके खाते में जाता है। जब एक लाडली बहना या महाराष्ट्र में लाड़की बहना के खाते में 1500 रुपए डाला जाता है प्रति माह, वो सीधा उनके खाते में जाता है और मोबाइल फोन पे मैसेज आ जाता है। ये करिश्मा किसी देश ने नहीं दिखाया पूरे विश्व में, जो भारत ने करके दिखाया है। आज फ्रांस के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति यहाँ आते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ जयपुर में चाय का कप खरीदते हैं और यूपीआई से पेमेंट करते हैं। जर्मनी के दूरसंचार मंत्री आए थे, मैं अभी जर्मनी गया था, उनसे मिला था। उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली में मैंने मिर्ची खरीदा यूपीआई के बेसिस पे, और वो टेक्नोलॉजी आप लोग हमको दीजिएगा। ये भारत की विशेषता है कि अंग्रेजी में कहा जाता है डिसइंटरमीडिएट द इंटरमीडिएटरी, बीच वाले का तार काटो और सीधा जनता के साथ रिश्ता बनाओ। अगर ये किसी ने करके दिखाया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया है। बिल्कुल।
तो सिंधिया जी का एक्चुअली ये कहना है कि जिस तरीके से डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से उन लोगों को पैसा ट्रांसफर हो रहा है, जनता उल्टा डीबीटी कर रही है, वो डायरेक्ट वोट ट्रांसफर कर रही है मोदी जी को और सिंधिया जैसे नेताओं को। आपका बहुत बहुत सिंधिया जी धन्यवाद, आप इतने व्यस्त समय से हमारे बीच में उपस्थित हुए और हर समय की तरह आपने एक अच्छी बातें यहाँ पे जनता को बताई। यहाँ जो ऑडियंस बैठी है उसमें यूथ है, यंग है, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, जरूर उनको उनसे फायदा हुआ होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रविकांत जी जाने के पहले एक अगर जी, हाँ यूथ जी, है तो मैं कहना चाहता हूं जी, जी, कि ये आने वाले 2 सदी आपकी है। मेरे मन में बड़ी ईर्ष्या है, काश मैं युवा होता, क्योंकि ये समय जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं यही समय है, सही समय है। ये अमृत काल से शताब्दी काल का सफर, ये भारत को विश्व पर नक्षत्र के रूप में उभारने का समय है और ये समय आपका है। भारत का भविष्य आपके हाथ में है, भारत का भविष्य आप हो। तो आओ, निकलो, पूर्ण रूप से भारत के विकास यात्रा में अपना योगदान दो और भारत के तिरंगे को हम विश्व पटल पर मोदी जी के नेतृत्व में लहराएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बहुत बहुत धन्यवाद सिंधिया जी, बहुत बहुत। और अब हम अगले सेशन